हाय फ्रेंड, मैं सुदर्शन कुमार, आपका अपना चैनल SMITI जोन में स्वागत है। आज चलिए मैं आप लोगों को कुछ AC से संबंधित टर्म को बताऊंगा। पिछले क्लास में मैं AC से संबंधित कुछ टर्म को बताए थे, उसके बचे हुए पार्ट को आज हम आपको बताएंगे। चलिए क्रम से हम देखते हैं उस बचा हुआ पार्ट कौन कौन सा है। क्योंकि प्रीवियस क्लास में हम आपको चर्चा कर चुके हैं कि एवरेज वैल्यू क्या था, साइकिल क्या थी, टाइम पीरियड क्या होता है, शिखर मान क्या होता है, शिखर से शिखर मान भी क्या होता है। ये सारे चीज़ों को हमने वहाँ पे देखा था। आज उसी का और भी जो बचा हुआ रेस्ट पार्ट है उसको इस क्लास में हम लोग देखेंगे। तो चलिए क्रम से हम स्टार्ट करते हैं बचा हुआ पार्ट, जो कि पहला हमारा है बचा हुआ जो रेस्ट पार्ट है, उसमें से एक है वर्ग माध्य मूल मान। देखो ये जितना भी टर्म हम बता रहे हैं ये सारे आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चाहे आप अभी सेमेस्टर का क्यों नहीं एग्ज़ाम दे रहे हो, आगे आप जब इस कंपटीशन का एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो ये ऐसी चैप्टर से यही सब शब्दावली टर्म का आपको उपयोग देखने को मिलेगा। तो आइए हम लोग क्रम से स्टार्ट करते हैं और आप शुरू से अंत तक जरूर बने रहिए, ठीक है। तो चलिए, वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, इसी को बोला जाता है वर्ग माध्य मूल मान को रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, या इसी को हम बोलते हैं, देखिए इसी को RMS बोलते हैं। RMS कैसे बोलते हैं? देखिए ये रूट को R इसका लिए, ये मीन हो गया, S से हो गया स्क्वायर, RMS। और इसी को और नामों से भी जाना जाता है, क्या? इफेक्टिव वैल्यू। इफेक्टिव वैल्यू, जिसको हिंदी वाले कहेंगे प्रभावी। प्रभावी मान। अब हम क्रम से देखते हैं कि आखिर ये वर्ग माध्य मूल मान क्या है। देखिए जैसा कि आपको पता है कि प्रत्यावर्ती राशि का मान प्रत्येक क्षण बदलते रहता है। आप अल्टरनेटिंग करंट को देखे थे, करंट में अल्टरनेटिंग करंट हो या वोल्टेज हो, उसका मान आपने देखा कि हर क्षण बदलते रहता है। तो हर क्षण बदलने के कारण ही इसके मापन और गणनाओं में उसका प्रभावी मान लिया जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं RMS वैल्यू। फिर से आप अगेन एक बार सुन लीजिए कि प्रत्यावर्ती राशि का मान हर एक क्षण बदलते रहता है। तो हर एक क्षण जो ये प्रत्यावर्ती राशि का मान बदलते रहता है, इस बदलते रहने के कारण ही इसके मापन एवं गणनाओं में उसका प्रभावी मान को लिया जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं RMS वैल्यू। डेफिनेशन समझ में आ गया? अब आगे चलिए, यदि आप दूसरे भी तरह से भी दे सकते हैं। दूसरी तरह से क्या दे सकते हैं? AC का वह मान, AC का वह मान जो दिए गए समय में उतना ही ऊष्मा उत्पन्न करता है जितना कि उतने समय में DC उत्पन्न करता है। बात को समझिए कि ये दूसरा वाला डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है। कि कहने का मतलब कि AC का वह मान, यानी AC का कोई एक मान होगा। मान लीजिए AC का वह मान जो दिए गए समय, AC का जो दिया हुआ समय है, दिया गया समय मान लीजिए T = 10 सेकेंड।
ठीक है। और इस 10 सेकंड में अगर मान लीजिए एसी अगर 10 जूल ऊष्मा मुक्त करता हो, ठीक है, या ऊष्मा उतना ही उत्पन्न करता है जितना कि उतने समय में, इसी समय में क्या कर रहा होगा, अगर डीसी भी उत्पन्न करता हो। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई भी अल्टरनेटिंग करंट है या अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, यदि वो 10 सेकेंड में अगर 5 जूल ऊष्मा मुक्त कर रहा हो और उतने ही समय में अगर डीसी भी 5 जूल ऊष्मा मुक्त कर रहा हो, तो हम इसी को कहेंगे आरएमएस मान। अगेन आप सुन लीजिए, एसी का वह मान जो दिए गए समय में उतना ही ऊष्मा मुक्त करता है जितना कि उतने ही समय में डीसी उत्पन्न करता है। क्लियर हो गए? अब देखिए, ये आरएमएस जो होता है या इफेक्टिव वैल्यू होता है, ये आरएमएस मान को हम लोग तात्क्षणिक बोले ना, तात्क्षणिक यानी कि तात्कालिक मान के स्क्वायर को जोड़ करके निकाला जाता है ना। इसको हमेशा अभी देखिए, एवरेज में हम लोगों ने देखे थे, एवरेज कैसे निकाले थे, वे तात्क्षणिक यानी तात्कालिक मान को क्या किए थे, सबको जोड़ दिए थे। मैंने आधा साइकिल का जो तात्कालिक मान को जोड़ करके अब फिर उतने ही समय से आप भाग दे दिए थे। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी जो है ना, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो हम लोग निकालेंगे वो उसी पे निकाला जाता है, तात्क्षणिक मान पे ही निकाला जाता है। चलिए हम उसको थोड़ा सा आपको बता दें कि तात्क्षणिक मान हमने कैसे दिए थे। आप उसको देखिए, तात्क्षणिक मान हमेशा क्या किए थे हम लोग कि हाफ साइकिल को कंसीडर किए थे, आधा चक्कर लिया। जीरो से देखिए ये पाई के बीच में लिए, और इसी के बीच में देखिए अगर यहाँ T1 पे आई है, I1 है, और T2 पे I2 है, T3 पे I3 है, और T4 पे I4 है। सो n तक हम जाएंगे। ये हाफ लिए हैं, आधा चक्र की बात किए हम लोग। तात्क्षणिक मान ये आपको गया तात्क्षणिक या तात्कालिक मान, जिसको हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू का ही स्क्वायर करके निकाला जाता है। अब हम आरएमएस को निकाल देते हैं। आरएमएस को देखिए हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। आरएमएस मान को आरएमएस मान देखिए, यानी आरएमएस मान हमको निकालना है। चलिए आरएमएस मान को हम लोग निकालते हैं। तो आरएमएस मान हम बोले तात्कालिक मान का लेकर के निकालिएगा, आरएमएस। इसी आरएमएस को हमने बोला इफेक्टिव। इफेक्टिव वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू। ये आरएमएस मान को देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं। तात्क्षणिक मान का स्क्वायर कीजिए। तात्क्षणिक मान I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर प्लस I4 स्क्वायर डॉट 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 हो जाएगा, फिर IN का स्क्वायर बटे n। देखिए यहाँ पे क्या है, रूट मीन स्क्वायर कर दिए, और उसका मीन और उसका कर रहा है रूट, तो ये होगा
रूट होना चाहिए, वर्ग माध्य मूलमान, वर्ग माध्य मूलमान। ठीक है, समझ में आ गया। यही आपका क्या हो गया, चाहे आप करंट निकालिए या किसी का भी IRMS निकालिए या VRMS किसी का भी निकालिए, ये फॉर्मूला आपका निकल करके आ गया। अब देखिए, जितना भी वैद्युतिकी मापक यंत्र है, कोई भी वैद्युतिकी इलेक्ट्रिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, उसमें हम लोग क्या करते हैं, RMS मान को ही लेते हैं। या आपके घर में भी जो देख लीजिए 220 वोल्ट या 230 वोल्ट का जो सप्लाई आ रहा है, अगर कभी पूछता है तो एसी में जो हम लोग कौन सा मान उपयोग करते हैं, पीक मान करते हैं, RMS मान करते हैं, एवरेज मान यूज करते हैं, तो आप वहाँ RMS, जितना भी वैद्युतिक मापक यंत्र है, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जितना भी आप देख रहे होंगे, सारा में आप यह याद रखिएगा कि हम लोग कौन सा यूज करते हैं, RMS मान। ये अब चलिए इसका हम वैल्यू देख लेते हैं कितना होता है, कि अगर IRMS निकलना है तो IRMS बराबर होता है Imax, मैक्स बताए थे आप लोग को, /√2। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। Imax मतलब करंट का मैक्सिमम मान या करंट का शिखर मान, इसी को हम लोग एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। जब आप करंट के फॉर्म में दिए, अब इसको आप भाग दीजिएगा तो ये निकलेगा 0.707 Imax। ये समझ में आ गया। ये वो IRMS जब निकाले, जब हम IRMS लेके निकाले तो ऐसे, ठीक है। अब चलिए उसी तरह Vmax निकालेंगे। VRMS निकालना हो, I का निकालना हो या V का निकालना हो तो मैटर सेम होगा। VRMS जब भी निकालेंगे तो Vmax वोल्टेज का मैक्सिमम बटे √2 इज इक्वल टू 0.707 Vmax। दोनों फार्मूला, जब वोल्टेज रहेगा तो इस फार्मूला को देके निकाल लीजिएगा, जब करंट रहेगा तो ऊपर वाले फार्मूला से निकाल लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। RMS मान निकालने के लिए कहेगा तो आपके फार्मूला से निकाल सकते हैं। अब चलिए हम लोग, ये तो क्लियर हो गए कि सभी वैद्युतिकी मापन यंत्र में जो है ना RMS का AC मान यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अभी जो हम एक थोड़ा सा पीछे की ओर चलते हैं कि जो हम लोग यहाँ पे जो वैल्यू लिए थे, एक कंप्लीट रोटेशन जो हो रहा था एक साइकिल में, तो हम क्या देखे थे, एक पॉजिटिव हो रहा है। अगर एक पॉजिटिव ये देखने को मिला था तो दूसरी बार आकर के ये निगेटिव मिलता था कि नहीं। तो हमने एवरेज में क्या लिया था, वहाँ सिर्फ कोई एक चक्र को दिए थे, पॉजिटिव कोई एक चक्र को लिए थे, एक ही तात्कालिक मान को, आधा साइकिल के तात्कालिक मान का ही हम एवरेज निकाल करके निकाले थे, एवरेज मान। तो यदि एक कंप्लीट रोटेशन का एवरेज मान अगर आपसे पूछा जाए, एक कंप्लीट, देखिए एक कंप्लीट में हम बताए थे कि एक पॉजिटिव एक निगेटिव होता है, तो उस केस में एक कंप्लीट रोटेशन का एवरेज पूछा जाएगा। एक कंप्लीट, गौर से सुनिएगा, अगर एक कंप्लीट एक पूरे चक्कर का पूछा जाए तब आप वहाँ 0 बताइएगा। सिंपली कह देगा कि AC का एवरेज कितना होता है, तो आप बता दीजिएगा 0.637 Imax। जबकि एक कंप्लीट सिंपल AC बोल रहा है और एक कंप्लीट बोल रहा है, तो दोनों में डिफरेंस समझिएगा। उस केस में आप 0 बोलिएगा। और आपको पता देता है कि हमारे इंडिया में जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज होता है। चूँकि AC का सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होता है और DC का फ्रीक्वेंसी 0 होता है। आगे हम चर्चा करेंगे, पहले आगे चलते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये तो क्लियर हो गया। पीक फैक्टर समझिए, पीक फैक्टर क्या होता है उसको क्रम से जानिए। पीक फैक्टर
पीक फैक्टर, इसी को हम लोग कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रस्ट फैक्टर। पीक फैक्टर, क्रस्ट फैक्टर, इसी को बोला जाता है एम्पलीट्यूड फैक्टर। एम्पलीट्यूड फैक्टर, देखिए इसको कई नामों से जाना जाता है और अक्सर पूछता है कि पीक फैक्टर को और किस नामों से जाना जाता है, क्रस्ट फैक्टर किस और नामों से जाना जाता है, एम्पलीट्यूड फैक्टर को और किस नाम से जाना जाता है। देखिए आप तो ये जानते हैं पीक फैक्टर, अब पीक फैक्टर अगर नहीं दिया हुआ है उसके जगह पे आकर आपको क्रस्ट फैक्टर दे दिया है, आप वहां समस्या में फंस सकते हैं, या आपके साथ समस्या भी हो सकती है, जबकि आप जान रहे हैं। इसलिए हर नामों को इसका जानिए कि आजकल एग्जाम में हर उसका डुप्लीकेट नाम को पूछने लगा है। जो पॉपुलर नाम है उस पॉपुलर नाम का आप चर्चा नहीं करता है। पीक फैक्टर है, पीक फैक्टर जानता है, सभी कोई जानता है, देखिए दूसरे नाम को कौन जानता है। ठीक है, अब पीक फैक्टर को हम देखते हैं कि इसको कहते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसीलिए इसके ना करें और इसको जो है ना चलिए इसको देखिए। पीक फैक्टर ये काफी इंपॉर्टेंट है, स्किप करने का प्रयास मत कीजिएगा। अब पीक फैक्टर किसको कहते हैं, थोड़ा सा दिमाग को कंसस रखिए। पीक फैक्टर किसको कहेंगे, शिखर मान, शिखर मान बटे, शिखर मान बटे आरएमएस मान, यानी प्रभावी मान, प्रभावी मान, या इसी को बोलिए आरएमएस। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पीक फैक्टर कहते हैं। ये हम लोग यहाँ देखे थे कि शिखर मान बटे प्रभावी मान को ही हम लोग क्या कहते थे, पीक फैक्टर या क्रस्ट फैक्टर या एम्पलीट्यूड फैक्टर कहते हैं। अब इसको क्रम से हम लोग देख ले कि जैसे शिखर मान को हम किससे डिनोट करते हैं, शिखर मान को हम आई मैक्स से डिनोट करते हैं, चूंकि क्रेन का मैक्सिमम मान लिए हैं। अब देखिए प्रभावी मान का वैल्यू अभी हम आपको देखिए निकाल करके बताए हैं, क्रेन के टर्म में ले रहे हैं, तो प्रभावी मान का यहाँ पे मान कितना देख रहे हैं, आई मैक्स बटे √2, आई मैक्स बटे √2 या 0.707 आई मैक्स रख सकते हैं, आप जो भी रख दीजिए, आप रख दीजिए आई मैक्स बटे √2, ठीक है, इसको रख दीजिए, ये आपका मन करे तो इसको ही रखिए, दोनों में से कोई एक को रख दीजिए। अब देखिए क्या करते हैं कि अब इसको आप क्या कीजिए कि आई मैक्स बटे आई मैक्स, अब देखिए ये √2 आपका ऊपर हो जाएगा, जब ये √2 ऊपर हो जाएगा तो ये कट गया, तो वैल्यू आपका कितना आया, √2, और इस √2 का मान होता है 1.414 होता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। इस तरह ये पीक फैक्टर या क्रस्ट फैक्टर का मान आप ज्ञात कर सकते हैं, ये आपका एक फार्मूला निकल गया। क्लियर है, ये काफी इंपॉर्टेंट। अब चलिए हम लोग देखते हैं फॉर्म फैक्टर को, आखिर फॉर्म फैक्टर क्या होता है उसको देखिए। फॉर्म फैक्टर को क्रम से जाने, आखिर ये फॉर्म फैक्टर क्या होता है। फॉर्म फैक्टर किसको कहते हैं, तो फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू होता है प्रभावी मान, या इसको हम लोग कहते हैं आरएमएस मान बटे एवरेज वैल्यू।
एवरेज वैल्यू। देखिए कभी कभी ये एवरेज वैल्यू के जगह पे आपको लिखा हुआ मिलेगा मीन वैल्यू, इसलिए घबराइएगा नहीं, या मीन वैल्यू, मीन वैल्यू। तो इसीलिए हम दोनों चीज को लिख दिए। आजकल क्या करता है एग्जामिनेशन में, एवरेज वैल्यू दे करके नहीं मीन वैल्यू दे देता है। अब देखिए इसको कैसे निकालते हैं। अब देखिए प्रभावी मान का आप मान जानते हैं कि आई मैक्स होता है, आई मैक्स बटे √2, या इसके जगह पे आप वैल्यू जानते हैं 0.707 आई मैक्स बटे एवरेज वैल्यू का मान हम आपको बताए थे 637 आई मैक्स। जब आप इसको कटाएंगे तो ये 1.11 आपका मान निकलेगा। ये आपका हो गया फॉर्म फैक्टर। क्लियर है? चलिए हम लोग फेज को जाने की आखिर फेज किसको कहते हैं, फेज को देखते हैं। फेज देखिए ये सब कुछ टर्म है जो एसी में प्रयोग होता है, और फेज सब ये जो है ना आप मोटर में पढ़िएगा, सिंगल फेज, 3 फेज, ये सब फेज को जानना बहुत जरूरी है। देखिए ये क्या होता है कि दो एसी घटकों के बीच, यानी दो एसी घटकों के मध्य की सापेक्ष स्थिति होती है, इसी को हम लोग कहते हैं फेज। फेज कहने का मतलब किसी भी प्रत्यावर्ती राशि, कोई भी प्रत्यावर्ती राशि के अंतर्गत आता है वोल्टेज और करंट। हम शुरू में ही बताए थे, अगर हम प्रत्यावर्ती राशि बोले तो उसके अंतर्गत आएगा वोल्टेज और करंट, और उस प्रत्यावर्ती राशि के दो एसी घटकों के मध्य की सापेक्ष स्थिति होती है, यानी ये दो एसी घटकों के मध्य की सापेक्ष स्थिति, मध्य की सापेक्ष स्थिति, सापेक्ष स्थिति को ही हम लोग क्या कहते हैं, फेज कहते हैं। और ये दो जो घटक हम लोग लेते हैं ना, ये दो घटक के अंतर्गत आता है। आप याद रखिएगा, ये जो दो घटक होगा, ये दो घटक होगा वोल्टेज होगा या करंट होगा या धारा, यही दो घटक लेंगे, यही दो घटकों के मध्य की सापेक्ष स्थिति होती है। अब चलते हैं हम लोग, इसी फेज के अंतर्गत आता है इन फेज, किसको कहते हैं, फिर आ गया इन फेज। इन फेज आखिर हम लोग इन फेज किसको कहते हैं, इसको जान लें। इन फेज किसको कहते हैं, इसको क्रम से जानिए कि दो प्रत्यावर्ती राशियों, यदि दो प्रत्यावर्ती राशि साथ साथ बढ़ती और घटती हो, यदि दो प्रत्यावर्ती राशि साथ साथ बढ़ती और घटती हुई किसी एक समय पर अपने शिखर मान को पहुंच जाता हो, तो हम उसी को हम लोग कहते हैं इन फेज। देखिए मेरा कहने का मतलब इन फेज का अर्थ होता है कि कोई भी दो प्रत्यावर्ती राशि है, इसको समझिए, दो प्रत्यावर्ती राशि, हम टी ले लिए टाइम, और यहाँ पे मान लीजिए V और I लिए, देखें दो प्रत्यावर्ती राशि वोल्टेज और धारा यानी करंट होगा। यानी दो प्रत्यावर्ती राशि साथ साथ क्या हो रहा,
बढ़े घटे, बढ़े और घटे, बढ़े और घटे, और किसी एक समय में वो क्या करे, अपने शिखर मान को पहुंच जाए, यानी या महत्तम मान को पहुंच जाए, तो उसी को हम लोग कहते थे इन फेज। यानी दोनों प्रत्यावर्ती राशि देखिए, ये भी यही, ये वोल्टेज है, हम वोल्टेज को ले रहे हैं, देखिए आप देखिएगा वोल्टेज को लिए, ठीक है, ये वोल्टेज को लिए, हम ये वोल्टेज को लिए, तो ये वोल्टेज देखिए तो यहां पे मैक्सिमम पहुंचा, ये वोल्टेज यहां मैक्सिमम हो रहा है। फिर दूसरा प्रत्यावर्ती राशि ले रहे हैं, देखिए करंट, ठीक है, ये मेरा हो गया करंट, ये हो गया आई। यानी दो प्रत्यावर्ती राशि साथ साथ देखिए बढ़ता भी है और घटता भी है, साथ ही साथ ये क्या करेगा, बढ़ेगा भी और घटेगा। और किसी एक समय पे, कोई एक ऐसा समय आया, मान लीजिए यहाँ पे है T1 समय, T2 समय, T2 समय हो गया, और ये T3 समय आ गया। ये देखिए T3 समय, किसी एक समय पे ये क्या हो जाता है, शिखर मान को पहुंच जाता है। इसका शिखर मान ये हो गया, ये शिखर मान पहुंच रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं इन फेज। यदि कोई दो प्रत्यावर्ती राशि साथ साथ क्या करे, घटे और बढ़े, ठीक है, साथ साथ घटे और बढ़े, बढ़ते हुए, साथ साथ घटते और बढ़ते हुए किसी एक समय में, किसी एक समय में अगर शिखर मान को प्राप्त कर लेता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं इन फेज। देखिए तो वोल्टेज, इसको समझना है कि वोल्टेज देखिए दोनों क्या हो रहा है कि अगर कोई भी प्रत्यावर्ती राशि एक ही समय पे, एक ही समय में स्टार्ट हो, दोनों प्रत्यावर्ती एक ही समय में स्टार्ट हो रहा है, और क्या हो रहा है कि वो एक ही समय पे क्या हो रहा है, शिखर मान को प्राप्त कर रहा है, तो हम इसको भी कहेंगे इन फेज। देखिए ये 0 से स्टार्ट हुआ, और यहाँ पे ये T3 पे ये मैक्सिमम हुआ, और ये भी 0 से स्टार्ट हो रहा है और T3 पे ही मैक्सिमम हो रहा है, तो उसको भी हम लोग कहते हैं इन फेज। मतलब होता है साथ साथ, इन फेज। दोनों एक साथ क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा, और किसी एक समय में ही वो क्या करेगा, किसी एक समय में दोनों, यानी समान समय में मान लीजिए दोनों क्या होगा, वो क्या होगा, मैक्सिमम मान को प्राप्त करेगा, ठीक है, एक ही समय, मतलब समान समय, सेम समय में। तो इसका देखिए ये फेजर डायग्राम हो गया, सॉरी सर्किट डायग्राम हो गया। फेजर डायग्राम को देख लेते हैं, इसका ये होगा, देखिए क्लियर है, यानी यही, इसी पे देखिए ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज है, ये एक साथ क्या हुआ, एक ही समय में ये बढ़ा, और इसी समय में देखिए करंट क्या हो गया, ये क्लियर हो गया। और इस सिचुएशन में इन फेज में क्या होता है कि इन फेज में याद रखिएगा, इन फेज का अर्थ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। इन फेज में थीटा का मान 0 होता है, और इसमें फ्रीक्वेंसी जो आपको देखने मिलेगा वो सेम मिलेगा। ठीक है, कोई भी दो प्रत्यावर्ती राशि क्या होता है, समान समय में घटते बढ़ते हुए शिखर मान को प्राप्त करता है। अब हम लोग चलते हैं आउट ऑफ फेज। मुख्य इसमें इंपॉर्टेंट है क्या कि इन फेज में आप दोनों क्या होगा, साथ साथ चलेगा। अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है वोल्टेज, तो करंट भी 0 से स्टार्ट होगा। जब वोल्टेज मैक्सिमम होगा उसी समय करंट भी मैक्सिमम होगा, ये याद रखिएगा। इसलिए जब इन फेज दोनों एक ही साथ, एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, एक ही जगह से स्टार्ट हो रहा है, तो इस समय इस थीटा का मान होता है 0, ये याद रखिएगा। इन फेज में थीटा का मान 0 होता है।
अब चलिए इन फेज हो गया, अब चलते आउट ऑफ फेज। आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज को समझिए। आउट ऑफ फेज किसको कहते हैं? जब दो प्रत्यावर्ती राशियों साथ साथ बढ़ती घटती हुई कुछ अंशों के अंतर पर अपने शिखर मान पर पहुंचती है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि पहले इसको समझिए आउट ऑफ फेज को, कि कोई भी दो प्रत्यावर्ती राशि, दो प्रत्यावर्ती राशि, मान लीजिए ये वोल्टेज है, देख रहे हैं ये वोल्टेज है, दो प्रत्यावर्ती राशि ले रहे हैं। अब देखिए इसका इसको देख लीजिए फिगर। आप क्या देख रहे हैं इस फिगर से? क्या नजर आ रहा है? ये वोल्टेज है, ये करंट है। तो ये देखिए, तो वोल्टेज वाला पहले मैक्सिमम पे हो गया। जब देखिए वोल्टेज मैक्सिमम हो रहा है तो करंट देखिए यहां से चल रहा है, अब ये मैक्सिमम यहां होगा, ये करंट वाला, यानी समय लीजिए टी, ये वोल्टेज करंट के बीच में जो हम लोग ग्राफ देख रहे हैं, तो पहले अगर वोल्टेज मैक्सिमम हो रहा है, यानी दो प्रत्यावर्ती राशि साथ साथ बढ़ती घटती हुई, साथ साथ बढ़ती घटती हुई क्या होता है, कुछ अंशों के साथ, यानी कुछ अंशों के साथ अपने शिखर मान को पहुंचता है। कुछ अंशों के साथ मतलब क्या हुआ, देखिए अगर ये यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ये पहले मैक्सिमम हो गया। अब देखिए कुछ देर के बाद चला है, जब ये जीरो से ये स्टार्ट हो गया, तब देखिए ये मान लीजिए 2 है, तो ये वोल्टेज अगर जीरो से स्टार्ट हुआ है तो कुछ समय के बाद, मान 2 सेकेंड के बाद देखिए ये स्टार्ट हुआ है, तो पहले तो यही मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा ना। तो वोल्टेज क्या होता है, पहले पहुंच जाता है, तो ये पहले शिखर मान को प्राप्त कर देता है। अब कुछ समय के बाद जो ये चला, तो उसके समय के बाद जो चला, तो इसी को हम लोग कहते हैं थीटा का अंतर। थीटा कोण के अंतर्गत, यहाँ पता है ना कि जीरो रखते हैं, और यहाँ पे यहाँ जो वैल्यू हम लोग ले रहे थे, तो ये थीटा अंतर के साथ जो हो रहा है, थीटा अंतर के बाद इसका मैक्सिमम पे पहुंच रहा है। कौन? करंट। देखिए पहले ये जीरो से चला था तो ये मैक्सिमम पे पहुंच गया वोल्टेज। जब इसके बीच का अंतर थीटा है, उसके बाद जब ये चल रहा है, तब ये करंट मैक्सिमम हो रहा है। तो इसी को हम लोग कहते हैं आउट ऑफ फेज, जब दो प्रत्यावर्ती राशि साथ साथ बढ़ती घटती हुई अंशों के अंतर पर, यानी थीटा अंशों के अंतर पर शिखर मान को प्राप्त करता है, तो हम इसी को कहते हैं आउट ऑफ फेज। आउट ऑफ फेज कहने का मतलब इसका फेजर हमको समझिए, फेजर में नहीं जरूरत, यानी वेक्टर वाला, वेक्टर डायग्राम। तो यहाँ पे वेक्टर डायग्राम को समझिए। देखिए वोल्टेज लिए हैं और तब ये करंट है, यानी ये थीटा का अंतर है, ये इंडिकेट करता है। देखिए हम लोग इसमें एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो ये देखिए आई से भी आगे है, आई से भी आगे है ना, इसका अर्थ है कि भी पहले पहुंचा तब आई पहुंचा है, यानी आगे है, तो इसका अर्थ हुआ कि भी पहले पहुंच गया तब आई। ये इसके बीच में थीटा का अंतर है। समझ में आ गया? अब चलते हैं क्वाड्रेचर। क्वाड्रेचर को देख लेते हैं कि क्वाड्रेचर क्या होता है। क्वाड्रेचर, QUAD, क्वाड्रेचर, QUAD RATER, क्वाड्रेचर, क्वाड्रेचर QUAD RATUR, क्वाड्रेचर को समझते हैं। तो ये क्वाड्रेचर क्या होता है? क्वाड्रेचर किसको कहते हैं हम लोग? यदि दो प्रत्यावर्ती राशि के बीच में अगर 90 डिग्री का अंतर हो,
दो प्रत्यावर्ती राशि हम यहाँ क्या लेते हैं, एक ई लिए, ई तथा आई के बीच अगर 90 डिग्री का अंतर हो रहा हो तो हम इसको कहेंगे क्वाड्रेचर। एज फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए ये लिए हैं वोल्टेज, ये लिए हैं करंट, तो देखिए इसके बीच का अंतर कितना देख रहे हैं, ये 90 डिग्री। अगर इस दोनों के बीच का अंतर 90 डिग्री हो रहा है तो हम इसको कहेंगे क्वाड्रेचर। समझ में आ रहा है क्वाड्रेचर। अब हम लोग चलते हैं एंटी फेज की ओर। एंटी फेज किसको कहते हैं, इसको क्रम से देख लीजिए कि एंटी फेज आखिर हम किसको कहते हैं। एंटी फेज को जाने, एंटी फेज को समझिए। एंटी फेज को समझिए कि एंटी फेज क्या चीज होता है। एंटी फेज आपको ये जानना है कि अगर दो फेजों के बीच में, किन्हीं भी दो फेज के बीच में अगर 180 डिग्री का अंतर हो तो हम उसको कहेंगे एंटी फेज। एंटी फेज मतलब देखिए, ई लिए वोल्टेज तथा अगर आई के बीच में कितना का अंतर होना चाहिए, अगर ये बीच 180 डिग्री का हो रहा है तो हम उसको कहेंगे एंटी फेज। समझ में आ गया। क्वाड्रेचर को भी समझ में आ गया कि अगर दो फेज के बीच में अगर 90 का अंतर था तो उसको क्वाड्रेचर कहते थे। एंटी फेज भी समझ में आ गया। अब लीडिंग एंड लैगिंग को समझते हैं। लीडिंग क्या होता है और लैगिंग समझ लेते हैं। लीडिंग करंट, ठीक है। लीडिंग को समझते हैं। लीडिंग क्या होता है, लीडिंग को समझिए। लीड करना का अर्थ होता है, बोलते हैं ना लीड कर रहा है मतलब आगे बढ़ना। लीडिंग एंड लैगिंग, लैग, ये दो वर्ड को समझिए जो हमेशा आपको सुनने को मिलेगा। चाहे एसी मोटर पढ़िएगा तो उसमें लीडिंग लैगिंग, ट्रांसफार्मर में भी लीडिंग लैगिंग। इसको समझिए कि लीडिंग लैगिंग क्या होता है। अब देखिए, लीडिंग लैगिंग समझने के लिए पहले समझ लीजिए इसको। हम मान लीजिए ये वोल्टेज माने हैं, ये करंट माने, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीरो रिफरेंस मान के चल रहे हैं, ठीक है। जब भी हम बता रहे हैं कि ये जब भी होगा कि ये एंटी क्लॉकवाइज में चलेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज में आपको कंसीडर करना है कि ये घड़ी की विपरीत दिशा में। लीडिंग का अर्थ होता है बढ़ना और लैगिंग का अर्थ होता है घटना। तो देखिए, यदि हम बोले वोल्टेज को सापेक्ष मानते हैं तो क्या वोल्टेज को सापेक्ष मानते हुए ये करंट देखिए क्या पीछे है, यानी बढ़ रहा है या घट रहा है, लीड हो रहा है या लैगिंग हो रहा है। तो जब हम वोल्टेज को रिफरेंस मान रहे हैं तो देखिए इधर क्लॉकवाइज में तो ये आगे है, भी जो है लीड कर रहा है आई से, ये ना बोल सकते हैं। देखिए इधर से हम जा रहे हैं, फिर से आप समझ लीजिए, हमको चलना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, चलना है हमको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। और अभी इस पोजीशन पे आप हैं 1 नंबर और 2 नंबर पे, हम 3 नंबर पे हैं। तो यदि हम बोलेंगे कि कौन सबसे आगे है, इस पोजीशन पे हम यहाँ हैं, मान लीजिए हम हैं
और भी कोई भी आदमी है, मान लो M नाम का लड़का है और ये R नाम का लड़का है, और हम चल रहे हैं इधर से, तो सबसे आगे कौन है? तो यही आगे है। तो जो आगे रहेगा लीड होगा, और जो पीछे रहेगा तो वो क्या होगा? लैग होगा। तो यानी V क्या कर रहा है? V इज लीड बाय I से। हम ये कह सकते हैं ना, V इज लीड, V इज लीडिंग बाय I। ठीक है, V जो है I से आगे है ही है। अगर हम इसी को दूसरे भाषा में लिखे तो I इज लीड, I इज लैग, I इज लैगिंग बाय V। समझ रहे हैं ना कि I जो है ना पीछे है V से, ये भी सही हो सकता है। देखिए दो कथन यहाँ से निकल सकता है। यहाँ से देखिए R जो है, दो को लेके चलिए, R क्या है? M से आगे है, तो इसी बातों को लिखे कि R M से आगे है, यानी V यहाँ पे आगे है, V इज लीडिंग बाय I। अब दूसरी बात में देखिए कि M पीछे है I से, M जो है पीछे है R से, M एक बार पीछे है ना, तो हम ये लिख सकते हैं कि I इज लैगिंग, लैगिंग का अर्थ होता है पीछे, I इज लैगिंग बाय V, V से ये पीछे, दोनों मैटर इज सेम। इसको आप याद रखिएगा, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं। लीड का अर्थ होता है बढ़ना और लैग का अर्थ होता है घटना। तो इधर के दिशा में जो सबसे आगे रहेगा वो बढ़ रहा है, और जो सबसे पीछे है वो क्या हो रहा है? घट रहा है। ये समझ में आ गया लैगिंग और लीडिंग को? ठीक है। अब देखिए एक थोड़ा सा रिलेशन आप समझ लीजिए। एक V अक्सर पूछता है, V इज इक्वल टू समझ लेते हैं F लैम्डा। ये रिलेशन आप लोग याद रखिएगा, V इज इक्वल टू F लैम्डा। ये V क्या होता है? ये V हो गया आपका धारा का वेग, V इज इक्वल टू हो गया धारा का वेग, धारा का वेग। और आपको पता है कि धारा का वेग कितना होता है? 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है। F का अर्थ होता है आपका आवृत्ति, आवृत्ति, और इस आवृत्ति का मात्रक आपको पता है कि हर्ट्ज होता है। ठीक है। फिर ये लैम्डा जो देख रहे हैं ये आपका तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य, ये हो गया तरंग दैर्ध्य, ये आपका हो गया तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य जिसको हम लोग मीटर में मात्रक लेते हैं। तो ये ठीक है, ये समझ में आ गया। तो ये फार्मूला याद रखिएगा। और इस तरह लैग लीड को कौन आगे है? आगे भी आगे है, जो आगे रहेगा उसको लीडिंग। आई क्या है? पीछे है, तो हम इसको कह सकते हैं ना, भी आगे है आई से, भी इज लीडिंग बाय आई। फिर दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं? आई पीछे है बी से, आई इज लीडिंग बाय बी। हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलिएगा। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो दिल से लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों यारों में शेयर भी कीजिए। वैसे विद्यार्थियों से मेरा रिक्वेस्ट है जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो और वो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो पहले वो सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद अपने दोस्तों यारों में शेयर भी कीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। थैंक यू।